नमस्कार। गुड आफ्टरनून। सोशल रिसर्च फाउंडेशन कानपुर को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारे सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखा है जिस पर हम अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं और सामान्य जनता की या लोगों तक पहुंचाने की, शोधार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पुनः धन्यवाद दूंगा जो जुड़ गए हैं या जो जुड़ रहे हैं उन लोगों को। इसके पश्चात मैं आज अपनी बात आपके सामने जिस शोध पत्र, जिस शीर्षक पर रख रहा हूं वो नई शिक्षा नीति से संबंधित है। नई शिक्षा नीति से संबंधित है और इसका शीर्षक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान भारतीय परिदृश्य में एक विश्लेषण। चूंकि मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं तो मैं आपके सामने ऐतिहासिक दृष्टि से जो है इस पेपर को प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आप जैसे जानते हैं कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, लेटर हाफ में, हमारी जो बागडोर है, शासन की बागडोर, वो भारतीय हाथों से निकलकर अंग्रेजों के हाथों में चली गई। हालांकि हम पिछले 1000 ईस्वी के आसपास से जो है दूसरे लोगों के शासन में रहे। कभी तुर्कियों का शासन रहा, कभी मुगलों का शासन रहा। उसके बाद ये बागडोर भारतीयों के हाथ में आनी थी, मराठों के हाथ में आनी थी, लेकिन नहीं आ पाई, ये अंग्रेजों के हाथ में चली गई। सने सने जो है अंग्रेजों का जो शासन है वो वृहद होता गया। जब वृहद होता गया तो अब अंग्रेजों की जो पॉपुलेशन यहाँ पर रही होगी वो बहुत कम रही होगी। इस कारण उन लोगों को अब जब उनका शासन विस्तार होने लगा, बड़ा होने लगा, तो उनको यहाँ अधीनस्थ कर्मचारियों की आवश्यकता होने लगी। हालांकि वो भारतीय शिक्षा में प्रारंभ में छेड़ने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, लेकिन अब उनको अधीनस्थ चाहिए, अधीनस्थ कर्मचारी चाहिए। अब मैं अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से बताऊं तो अधीनस्थ कर्मचारियों से उनका क्या मतलब था? सबऑर्डिनेट जो अधिकारी होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनका मतलब होता है कि उनको युद्ध में लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, उनको देश के अंदर शांति व्यवस्था, लगान वसूल करने के लिए जवान चाहिए, जिनको आप पुलिस के जवान कहते हैं, उनको अपने अधिकारियों को मदद करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लर्क्स चाहिए। तो इस हेतु मजबूरीवश जो है उनको शिक्षा में हाथ डालना पड़ा। अब जब उन्होंने शिक्षा में आपका हाथ डाल दिया तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार की शिक्षा भारतीयों को दी जाए। तो अंग्रेजों के दो ग्रुप बन गए। एक को कहते हैं प्राच्यवादी, ओरिएंटलिस्ट, और दूसरे को कहते हैं आंग्लवादी, इंग्लिशिस्ट। ये इनके बीच में मतभेद केवल इस बात को लेकर था कि भारतीयों को शिक्षा किस रूप में दी जाए, भारतीय भाषाओं में दी जाए या अंग्रेजी भाषा में दी जाए। ठीक है ना। बहरहाल इस पे बड़ा जो है जोर पकड़ा, मतभेद हुआ और अंततः यह मतभेद जो है मैकॉले ने आपका आके सुधारा। उसने कहा कि भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा दी जाए और भारतीय भाषाओं की बजाय अंग्रेजी में दी जाए। उसने कहा कि इससे क्या होगा कि हम जो है भूरे, ब्राउन अंग्रेज पैदा कर देंगे, ब्राउन इंग्लिश। ठीक है ना। और जो सकल सूरत से तो भारतीय होंगे, लेकिन उनकी सोच कैसी होगी? अंग्रेजों जैसी होगी, वो अंग्रेजों जैसा बनना चाहेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको बाद में भी कोट करूंगा, बार बार अपने स्टूडेंट्स के सामने रखता हूं, पर बहरहाल पहले उसमें न जाके मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। इस क्रम में अब जब मैकॉले के उसके बाद फाइनल हो गया कि अंग्रेजी भाषा में और यूरोपीय ज्ञान की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा भारतीयों को दी जाएगी, ताकि उनको ऐसे अधिकारी मिल सके जो उनकी बात को समझ सकें और कन्वे कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें, क्रियान्वयन कर सकें, उनकी बात का अनुपालन करवा सकें। तो अब उन्होंने जो है इस कड़ी में 1813 में 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। हालांकि उस पर कोई व्यवस्था नहीं। फिर 1823 के बाद शिक्षा की दिशा में कुछ काम हुआ। इस बीच जो है जो ईसाई क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है। फिर आपका वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, फिर रेले आयोग, फिर सेंडलर आयोग, फिर वर्धा आयोग, ऐसे करके आपके जो है बहुत सारे आयोग आते गए और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयोग जारी रहे। ठीक है ना। यानी कि किस तरीके से पूरी तरह से बुरा अंग्रेज पैदा किया जाए, इस दिशा में निरंतर कदम बढ़ते रहे। ठीक है ना। और इस कड़ी में जो है, इस कड़ी को विराम मिला आपका जब 1947 में हमको आजादी मिल गई। हालांकि उससे पहले राधाकृष्णन आयोग गठित हो गया था, लेकिन राधाकृष्णन आयोग को हम पहला भारतीय आयोग कहेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए था, और उसने देनी थी रिकमेंडेशन उच्च शिक्षा के लिए। हालांकि उसने स्कूली शिक्षा पे भी रिकमेंडेशन दी। ठीक है ना। इसमें उन्होंने क्या कहा कि स्कूल से पहले जो 12 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए वो इसी में कही थी।
जो राधाकृष्णन आयोग था। इसके मैं कुछ मोटी चीज बता दूं, इसमें उच्च शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य स्पष्ट कर दिए गए थे। एक था जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा लिबरल एजुकेशन होनी चाहिए, स्वतंत्र शिक्षा होनी चाहिए। और तीसरा ऑक्युपेशनल, जिसको आपने आज वोकेशनल, व्यावसायिक शिक्षा का नाम दे दिया है। ये पहले ही ऑलरेडी जो है डिसाइडेड है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए उच्च शिक्षा के, ये होने चाहिए। ठीक है, इसमें राधाकृष्णन ने आयोग में सजेस्ट किया गया कि आप जो है कृषि, व्यापार, शिक्षा, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और आपको यह भी बता दूं कि उन्होंने तभी रिकमेंड कर दिया था कि एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड शुड बी रेज्ड एंड यूनिफॉर्म, पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। और उसके जो आपका मूल्यांकन पद्धति है उसमें सुधार की आवश्यकता है, ये इन्होंने कह दिया है। और यही इन्होंने रिकमेंड कर दिया था कि शिक्षा को राज्य के से हटा के कंकरेंट लिस्ट में ले आई। और इसके तहत आपको यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिला। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आयोग आया है वो है मुदलियर आयोग। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि एनईपी 2020 पे जब आप जाएंगे तो आपको महसूस होना चाहिए कि क्या इससे पूर्व जो है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुआ। अगर हुआ, रिकमेंडेशंस आई, तो उनका क्या हुआ। अब मुदलियर आयोग कहता है कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप पैदा करे, माने लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करे, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूला, मातृभाषा वो अभी चल रहा है, उस पर मैं पीछे आऊंगा। तो 3 भाषा का फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज जो है फॉर्मूला, इसमें संस्तुत किया गया। वोकेशनल एजुकेशन यहां भी संस्तुत की गई। और टीचिंग मेथड में सुधार की बात यहां भी कही गई। ठीक है ना। हालांकि इसका जो मुदलियर आयोग का मूल विषय था वो था स्कूली शिक्षा, लेकिन इसने हायर एजुकेशन में भी रिकमेंडेशंस अपनी दी। उसके बाद जो है, जो आपके सामने आया तीसरा और महत्वपूर्ण आयोग है, वो है कोठारी आयोग, डॉक्टर डीएस कोठारी के नेतृत्व में। और मैं उनकी ये लाइन जरूर पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने जुलाई 1964 में एडवाइस किया था कि द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड on the general principles and policies for the development of education at all stages and all aspects। मैं आपको बता रहा हूं कि कोठारी भारतीय शिक्षा आयोग का ये पहला, माने पूरी भारतीय शिक्षा में के लिए जो ये पहला आयोग है कोठारी जी के अध्यक्षता में। और इसमें उन्होंने क्लियरली स्टेट किया है, क्या स्टेटेड है, उन्होंने कहा है कि एक जो है राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता है, पद्धति की आवश्यकता है हमको, जिसके सामान्य नियम और नीतियां सारी स्टेजेस पे और सारी जगहों पे एक जैसी होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, emphasized on uniform principles and strategy and national education policy। इस पे वो ये जोर दे रहे हैं। इसकी कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको बता दूं। साथ साथ इन्होंने जोर दिया था क्या कहते हैं, मॉरल एजुकेशन पे। हम जब पढ़ते थे तो हमारे पास एक नैतिक शिक्षा 10वीं तक होती थी, हम कम से कम उसको पढ़ के कुछ नैतिक नियमों की जानकारी तो रखते थे, लेकिन वर्तमान समय में वो नैतिक शिक्षा समाप्त हो चुकी है। ठीक है, दूसरा जो इम्फेसाइज है उसमें कहा गया है कि सेकेंडरी लेवल से वोकेशनल एजुकेशन शुरू, व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। ध्यान दीजिए। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा कृषि शिक्षा और एलाइड साइंसेस पर जोर दिया जाना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं जो है कि जब हम पढ़ते थे तो 6वीं 7वीं 8वीं तक कहीं हमारे टाइम में कृषि एक अनिवार्य विषय हुआ करता था। ठीक है, धीरे धीरे वो कृषि अनिवार्य विषय से गायब हो गया। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि हम दोबारा से उसको शुरू कर रहे हैं, तो भाई आपने बंद क्यों किया, ये हमारी समझ से परे है। जब व्यावसायिक शिक्षा में अगर आप उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते थे तो आपने जो है अब जो है अगर आप उसको कहेंगे कि हम दोबारा से देंगे तो किस प्रकार से उसको मूर्त रूप दे पाएंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ठीक है ना, ये मैं आप कह रहा हूं। और इसी में जो है कोठारी आयोग में एक रिकमेंडेशन और है, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी एंड पेस सेटिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए, गुणवत्ता वाले और जो आपकी स्पीड को, पेस को बनाए रखें, ऐसे संस्थानों को बनाए रखने में, उनको विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। इसके बाद आपके पास सीधे 64 के बाद 64 टू 66 के बाद सीधे आपके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है 1986।
इसमें जो रिकमेंडेशन है दे आर लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस, लंबे समय के दीर्घकालिक। उन्होंने क्या कहा कि 2000 तक हम जो है जो साक्षरता है वो 36% से 56% कर देंगे, ठीक है ना। दूसरा जो है बिंदु देखिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी आप 2020 में चर्चा में देख रहे होंगे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि 1986 में रिकमेंड किया गया है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। दूसरा यहां रिकमेंडेशन है बोले वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि 10वीं के बाद जो शिक्षा है वो व्यावसायिक कर दीजिए। ये वो आयोग है 86 वाला जिसने आपको 10+2+3 पद्धति दिया। ये वो इस आयोग है जिसने जवाहर नवोदय विद्यालय आज की डेट पे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। अगर मैं देखूं तो सरकारी संस्थानों में बेटर क्वालिटी एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग। ये इसी आयोग की रिकमेंडेशन के बाद आपके सामने आई। और त्रिभाषा फॉर्मूला अगेन रिकमेंडेड बाय दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। अब इसमें देखिए एक चीज कही गई है, मैं हूबहू उसको पढ़ दे रहा हूं। वो ये है कि एजुकेशन शुड हैव स्पेशल रेलिवेंस एंड द करिकुला शुड बी सो डिवाइज्ड टू इम्बाइब in the student the noble principles and ideals inserted in our constitution। मतलब शिक्षा इस प्रकार से, करिकुलम इस प्रकार से हो कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उनकी पूर्ति करें। क्या है वो प्रावधान, मैं ज्यादा नहीं, प्राइड इन द नेशनल हेरिटेज, आपकी जो राष्ट्रीय धरोहर है उन पर आप गर्व महसूस करें, यहां रिकमेंड किया गया है। सेकेंड इज कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात हम कर रहे हैं, वो ये रिकमेंड कर रहा है। और तीसरा कह रहा है कि डिवोशन टू इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ कंट्री, देश की एकता और अखंडता जो बनाए ऐसी शिक्षा व्यवस्था आपको देनी है। अपनी धरोहरों पर गर्व महसूस करें, ठीक है ना। तो क्या आपको लगता है कि जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं उनसे आप अपनी जो नेशनल हेरिटेजेस हैं उन पे प्राइड महसूस करा सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर 86 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई आचार्य राममूर्ति जी के उसमें अध्यक्षता में। और इस रिव्यू कमेटी ने स्टेट किया, मैं उनके स्टेटमेंट एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। राममूर्ति कमेटी 1990 लिख रहे हैं द प्राइवेट स्कूल्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन स्कूल्स टू रिमूव सोशल, इकोनॉमिक, रीजनल एंड जेंडर डिस्पेरिटीज। उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूल को कॉमन स्कूल में बदल दीजिए अगर आपको सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और जेंडर डिस्पेरिटीज को खत्म करना है, विभेद को समाप्त करना है। दूसरा स्टेटमेंट मैं ज्यादा नहीं ला रहा हूं, तो एक एक दो स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। दूसरा स्टेटमेंट इसी राममूर्ति कमेटी का है कि प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी इन मदर टंग। अब 2020 में आपके पास आ रहा है, सो दैट आई हैव कोटेड कि ऐसा नहीं है कि पहले से हम इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों, ठीक है, जो आज आप स्वीकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन ये बात आई है, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी इन मदर टंग एंड एड टू स्कूल्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन अदर मीडियम शुड बी स्टॉप्ड। मतलब मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। अगर कोई संस्थान इसके अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में शिक्षा मुहैया करा रहा है तो उसको तुरंत ग्रांट बंद कर देनी चाहिए। दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ राममूर्ति कमेटी एस्टैब्लिश्ड फॉर रिव्यू ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक है ना। इसके बाद एक कमेटी आई, जनार्दन रेड्डी कमेटी, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, सारी रिकमेंडेशन रिपीटेड थी। उसमें एक चीज़ नहीं थी कि प्राथमिक सेक्टर में, प्राथमिक एलिमेंट्री एजुकेशन में जो टीचर्स होंगे वो 50% महिलाएं होंगी। इसके रिकमेंडेशन जो अडॉप्ट किया गया। बाकी तो रिकमेंडेशन कितनी अडॉप्ट होती हैं, कितनी नहीं होती हैं, ये मैं भी बेहतर जानता हूँ और आप लोग भी बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब आपके सामने मैं सीधे पहुँच रहा हूँ
2020 की जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, दिस इज नॉट कॉल्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दिस इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है ना। इसमें एक बड़ी अच्छी बात जो मेरे को सुनने में मिली, बाकी में मेरे को पढ़ने को नहीं मिला, अगर हुआ होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है, कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से इसके बारे में डिस्कशन किया गया। 6,600 ब्लॉक्स के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई। 676 डिस्ट्रिक्ट के 2 लाख से अधिक जो है लोगों के सुझाव प्राप्त किया गया। उसके बाद उन पर डिस्कशन हुआ। 2015 से जो है इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। 2017 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी पद्मश्री हैं, पद्म भूषण है, उनके उसमें जो है एक कमेटी इसके लिए बनी। तो जाहिर सी बात है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े जो है नीति विशेषज्ञों के नेतृत्व में, निरीक्षण में, नियंत्रण में, डिस्कशन के पश्चात ये नीति आई। तो जाहिर सी बात है कि नीति में कमियां कम होंगी, ठीक है ना, लेकिन यह पूरी तरह से जो है एक्सेप्टेबल होगी ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है। हम रूल्स पढ़ते हैं कि अगर ये नियम ऐसा होगा तब जब आइडियल कंडीशंस होंगी। तो आइडियल कंडीशंस हालांकि हर समय उपस्थित नहीं होती हैं, इसलिए थोड़ी बहुत ऊंच नीच की गुंजाइश हर जगह बनी होती है, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सा उस पर आता हूँ। मैंने जो है इस नीति आपके सामने आने से पहले काफ़ी दिन से मैं अपने स्टूडेंट से भी इस पर विचार विमर्श कर रहा हूँ, मुझे कुछ सजेशंस भी आ रहे हैं। तो मेरी एक छात्रा है शिवांगी पवार, BA 6 सेमेस्टर की छात्रा है, उसने कुछ मेरे को प्रिंट करके दिया है, तो मैं वो आपके सामने रख भी दूँ। ये क्योंकि एक विजन होगा, जो नया बच्चा है जो ग्रेजुएशन UG कर रहा है, उस बच्चे का क्या विजन है 2020 के प्रति, फिर मैं अपनी बात करूंगा, ठीक है ना। इसने लिखा है शिवांगी पवार ने कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था अब तक भारतीय शिक्षा नीति 1986 के अनुरूप संचालित हो रही थी, जो आज के प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक परिदृश्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में खरी नहीं उतर पा रही थी। 1991 में उदारीकरण के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित की जाए जो हमारे मानव संसाधन में बहुआयामी, व्यवहारिक तथा विश्लेषणात्मक समझ को विकसित करे, ठीक है ना। और इसी को देखते हुए उसने अपने व्यूज दे दिए कि नई शिक्षा नीति में अपनी पसंद का क्षेत्र को चुनकर व्यक्तिगत क्षमताओं को उस क्षेत्र में उत्कृष्टता तक ले जाया जा सकता है। दूसरा, उसने कहा कि शिक्षा में लचीले विकल्प और संस्थाओं को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसको इस बच्चे ने एक्सेप्ट किया है कि ये एक अच्छा परिवर्तन है। तीसरा जो उसने कहा कि विषय चयन 6ठी कक्षा से ही सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, क्रेडिट ट्रांसफर, मल्टीपल एंट्री, ये सुविधाएं जो प्रदान की गई हैं, ये विद्यार्थी के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करेंगी, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि नई शिक्षा नीति कौशल आधारित समझ और रोजगार परक उद्देश्यों को लेकर चलती है, व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज तथा राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन देती है। इसका लक्ष्य भारतीय प्रतिभाओं और मानव संसाधनों को बेहतर बनाना और उनमें समालोचनात्मक सोच, विमर्श और विश्लेषणात्मक समझ पैदा करना है, ठीक है। और अंत में ये जो लिख रही है, मानव जीवन में शिक्षा का उद्देश्य उसके व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना है, ताकि वह एक सक्रिय नागरिक बन समाज और राष्ट्रीय विकास में सकारात्मक भूमिका अदा कर सके। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति ऐसे मानव पूंजी तैयार करने में अच्छा निवेश साबित होगा। ये जो NEP के बारे में जो आज के आपके ग्रेजुएट्स हैं, मैंने सब लोगों के विचार उसमें लिए हैं, कमेंट्स लिए हैं। उसके बाद जो मेरे को लगा कि आज का जो युवा है, जो 12th के बाद ग्रेजुएशन में आया है, उसका राष्ट्रीय एजुकेशन नीति NEP 2020 के प्रति क्या दृष्टिकोण, ठीक है ना। तो अब इसमें मैं अपनी बात रखता हूं कि जो है बहुत अच्छी बात है, समग्र नीति है, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर और उच्च शिक्षा तक, शोध तक की जो है समग्र बात इसमें हुई है, ठीक है। इसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यूनिवर्सलाइजेशन का सार्वभौमिकरण करने का वो है, स्वागत योग्य है। इसमें 2 करोड़ से अधिक जो ड्रॉप आउट हैं उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास है, जो किसी कारणवश जो है अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए हैं, वो पुनः जो है कर पाएंगे, ठीक है ना। अब
इसमें जो है जिस पे जहां से मुझे थोड़ा सा शंका होती है वो है जो इसमें जो पद्धति आपको दी गई है 5+3+3+4, 5 साल की एजुकेशन कक्षा 3 तक प्री स्कूल से लेकर, फिर उसके बाद चौथी पांचवी, ठीक है ना, 5 3 तीसरी चौथी पांचवी, फिर छठी सातवीं आठवीं, फिर 9 से 12 तक की। तो ये टोटल हो गए आपके 15 वर्ष की पढ़ाई के पश्चात आप जो है यूजी स्नातक की ओर बढ़ेंगे। ग्रेजुएशन यूजी पीजी उच्च शिक्षा में जाने से पूर्व आपको 15 वर्ष जो है यहां देने होंगे। अब अगर मैं आपके सामने बात रखूं कि ये 15 वर्ष की शिक्षा पब्लिक स्कूल पहले ही दे रहे थे, यूकेजी नर्सरी यूकेजी सॉरी नर्सरी एलकेजी यूकेजी, और फिर 1 से 5, 5 से 8, ये 15 वर्ष की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो है ये जो पब्लिक स्कूल का जो पैटर्न है वो अडॉप्ट कर लिया है। अगर हमने ऐसा किया है तो फिर हम ऐसे कैसे कहेंगे कि हम भारतीय परंपरा के अनुरूप जो है शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारी भारतीय परंपरा है, आप अगर प्राचीन भारत में जाएंगे तो यज्ञोपवीत से शुरू होती है और उसकी 8, 10 और 12 से शुरू होती है, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चे को अपने बचपन को जीने का मौका दिया जाता है। आप इसमें आप इन 12-15 वर्षों, ठीक है, आप 6 से आप उच्च शिक्षा में जाने से पूर्व 10 वर्ष 8 वर्ष की शिक्षा हो, लेकिन वो शिक्षा कम से कम 6 साल के बाद हो। अब आप पैदा होते ही बच्चे को स्कूल में भेज देंगे तो आप अपने बच्चे को बचपन कब दे रहे हैं? आप तो उसको बस्ते के बोझ के नीचे दबा दे रहे हैं, ठीक है। अगर भारतीय संस्कृति का वो होता तो थोड़ा यहाँ एक उसकी जरूरत है कि ये जो आपने गैप किया है 15 वर्ष का, इसको थोड़ा 12 वर्ष 11 वर्ष 10 वर्ष का हम कर सकते थे और इधर नीचे से हम इसकी आयु बढ़ा सकते थे, ठीक है। ये मतलब मेरा अपना मानना है, क्योंकि आज जो पैटर्न हम देख रहे हैं इसमें बचपन से ही बच्चा जो है अंकों के पीछे दौड़ रहा है, और किसके अंकों के लिए? अपने पेरेंट्स के लिए अंक लाने के लिए भाग रहा है। तो कम से कम ये वाली दौड़ कुछ खत्म होनी चाहिए और बच्चे को जो है अपने बचपन को जो स्वर्णिम क्षण होते हैं उसके जीवन के, उसको जीने का मौका उसको मिलना चाहिए। वो हम नहीं दे रहे हैं और यहाँ भी आपने नहीं दिया है, ठीक है ना। इसके लिए मैं करूँगा कि यहाँ थोड़ा सा मुझे वो लगता है, ठीक। दूसरी चीज, मातृभाषा त्रिभाषा की बात मैंने पहले कह दी। मुदलियार आयोग ने भी कहा, 1986 वाले में भी त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया है। अच्छी बात है, उच्च शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन में आपने मातृभाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को, ठीक है ना, बहुभाषा को स्थान दिया, ठीक है ना। लेकिन ये स्थान तो दे दिया आपने, पर कहीं ऐसा ना हो कि ये हास्यास्पद सा बन जाए, मजाक बन के रह जाए। मैं आपके सामने एजुकेशन का मैंने ताजा उदाहरण रखता हूं। 2015 के बाद हमने जो है अपने महाविद्यालयों में उत्तराखंड में CBCS पैटर्न अडॉप्ट कर लिया, जो हेमवती नंदन गढ़वाल सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय से हैं एफिलिएटेड। वहां ये आपका CB चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम शुरू कर दिया है। इसमें अभी बैंक क्रेडिट बैंक बनाने की बात भी है, ठीक है। ये एक क्रेडिट सिस्टम हमने शुरू कर दिया है। इसमें चॉइस बेस्ड था, चॉइस फॉर स्टूडेंट, लेकिन 2015 से अभी तक हम अपने स्टूडेंट को चॉइस देने की स्थिति में नहीं है। जो मैं बोलूंगा, जो शिक्षक बोलेगा वही लेगा वो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, फैकल्टीज ही नहीं। उससे हास्यास्पद मजाक क्या है, उसमें MIL, आपने यहाँ मातृभाषाओं की बात करी, बहुभाषाओं की बात करी, हमने कहा हमारे पास MIL है, मल्टी इंडियन लैंग्वेजेस को हमने CBCS में इंट्रोड्यूस किया है कि बच्चा अपने ग्रेजुएशन के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में किन्हीं 2 भाषाओं में विशेषज्ञता माने वो हासिल करे, ठीक है। लेकिन ये भी आपका मजाक बन के रह गया है, केवल हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि कई जगह तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, शिक्षक ही नहीं है। आज तक जो है 10 वर्षों के पश्चात जो हिंदी लिटरेचर के वो हैं लोग हैं, वही इसका जो है वो करवा रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके से आपको लगता है कि अगर यही व्यवस्था, यही विधान आपने यहाँ भी देना है, कोई व्यवस्था नहीं देनी है, तो फिर ऐसे में किस प्रकार से जो है हम ये जो बहुभाषा का फॉर्मूला है, इसके लिए लोग कहाँ से आएंगे, वो ट्रेंड लोग कैसे होंगे, उनको कौन ट्रेंड करेगा, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी? मतलब इस तरीके से जब हम 2015 से ये कर रहे हैं, हम आज तक शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं। हमारे वहाँ नॉर्थ ईस्ट के बड़े बच्चे आते हैं, उनको हम जबरदस्ती हिंदी थमा देते हैं, ठीक है। अब वो बच्चा हिंदी करेगा कैसे? 6 महीने में हिंदी सीख जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके के हास्यास्पद
जो है स्थिति ना पैदा हो। मैंने ये प्रश्न जरूर उठाया। स्वागत योग्य कदम है, मातृभाषा में होनी चाहिए प्राथमिक एजुकेशन, क्योंकि हमारे दिमाग में जो विचार आता है वो मूलतः अपनी मूल भाषा, मौलिक भाषा में, मातृभाषा में आता है, मदर टंग में आता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको जो है जो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, मैं आगे बताऊंगा कि हम उसको इंपॉर्टेंस भी दे सकते हैं। सुझाव मैंने रखे हैं अपने, तो उस हिसाब से अगर सुझाव दें तो हास्य परिस्थिति हमारे सामने पैदा नहीं होगी। तो थोड़ा इस पे जहां मेरा वो था, ठीक है। एनईपी में मुझे एक और अच्छी चीज लगी कि पाठ्यक्रम में विविधता मिलेगी, बच्चों ने भी उसको स्वीकार किया। मैंने अभी आपकी अपनी स्टूडेंट का एक कमेंट पढ़ा, उसमें भी उसने लिखा ड्रॉप आउट की भी अच्छी समाधान है कि अगर कोई बीए में एडमिशन लेता है और पहले साल के बाद छोड़ देता है उच्च शिक्षा में, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल के बाद छोड़ता है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल के बाद छोड़ेगा डिग्री मिल जाएगी, 4 साल के बाद होगा तो कुछ और मिल जाएगा, शोध के साथ में डिग्री मिल जाएगी। इस तरीके का प्रावधान बहुत अच्छा है। जो ड्रॉप आउट की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। अगर कभी उसको सर्टिफिकेट से आगे करना होगा तो वो दूसरे साल में प्रवेश लेके, तीसरे साल में प्रवेश लेके डिप्लोमा या डिग्री में उसको तब्दील कर सकता है। वेरी गुड, ठीक है, स्वागत योग्य कदम, ठीक है। इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बनेगा, उच्च शिक्षा पर नियंत्रण के लिए 4 बॉडीज बनाई गई हैं। NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन, NAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन काउंसिल, GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है। इनका चारों का काम शॉर्ट में बता देता हूं। नियंत्रण, प्रत्ययन, वित्त व्यवस्था और मानक निर्धारण, यानी कि कंट्रोल, पहले का काम कंट्रोल, दूसरे का काम एक्रेडिटेशन जांच करना, तीसरे का कारण फंडिंग की व्यवस्था करना, और चौथे का काम है स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। और इन सब के ऊपर बैठेगा HECI हायर एजुकेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब यहाँ बाकी सब चीजें स्वागत योग्य हैं, लेकिन यहाँ फिर आप उसी अंग्रेजी विधान पे चले गए। इस आयोग का नाम आप जो है भारतीय परंपरा के अनुरूप कुछ रख सकते थे, यहाँ फिर आपने कमिश्नर बना दिए, ठीक है ना। तो कमिश्नर कैसे होगा, फिर वो अंग्रेजी आपको नाम याद आएंगे, कमिश्नर रामजे, वो, ठीक है। इस तरीके के नाम आपके सामने जहन में आएंगे और सामान्य जनता उनके पास जा ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो ये जो विभेद था ना अंग्रेजों का और भारतीयों का, ये निरंतर बना रहेगा। यहाँ थोड़ा सा जो नामकरण है, अगर आप अपने देश के अपने भारतीयता के अनुरूप जो है संस्थाओं का नामकरण नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम जो है उस पे जो उसका मूल लक्ष्य है उस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब चीजों के बाद मुझे लग रहा है कि जब इस तरीके की व्यवस्था हो जाएगी तो जो दोहराव है, डुप्लीकेसी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अव्यवस्था है, वो खत्म हो जाएगी, लाल फीताशाही खत्म हो जाएगी, टाइम कम लगेगा, ठीक। लेकिन फिर मेरे सामने एक प्रश्न आया, या इसमें लिखा हुआ है कि कृषि अनुसंधान परिषद का भी पुनर्गठन किया जाएगा, फार्मेसी का जो संगठन है उसका भी किया जाएगा, वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन है उनका भी पुनर्गठन किया जाएगा। उनका रोल क्या होगा, चूंकि आपने कॉलेज को तो स्वायत्त या संगठक बना देना है, ठीक है, उसमें तो जो है HECI के द्वारा मान्य पाठ्यक्रम चलेगा। अब ये जो संस्थान पुनर्गठित किए जाएंगे, इनके कोर्स कहाँ चलेंगे, और इनके बगैर जो कॉलेज में आप व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहे हैं वो कितनी सटीक बैठेगी, कितना उचित होगी, ठीक है। ये इस पे थोड़ा विचार किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। ये मेरा एक प्रश्न है कि अगर ये संस्थान अलग रहेंगे और ये HECI अलग रहेगी तो फिर आप व्यावसायिकता कैसे लाएंगे, ठीक है। ये एक है। और एक चीज में वहां पढ़ रहा था कि इसकी पूरी जिम्मेदारी वो 4 मंत्रालयों की होगी। अब वो जो HRD मिनिस्ट्री है, उसके अलावा 3 मंत्रालय जो है इसको सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे। वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्ड है कि आपने दोहराव तो खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो है उसमें बहुत सारी जो है वो एक मंत्रालय की जगह अब 4 मंत्रालयों को उसका कंट्रोल, नियंत्रण दे दिए। यहाँ इस पे थोड़ा विचार किए जाने की आवश्यकता है कि ये HRD का ही, जिसको आपने शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया है, अगर उसी के अधीन ये चले, ठीक है। बाकी लोगों से आप ऐड ले सकते हैं, बाकी मंत्रालयों से, लेकिन शिक्षा का
मामला केवल एक ही मंत्रालय संचालित करे, रेगुलेट करे, तो शायद बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा, एक रूपता आएगी, दोहराव की स्थिति खत्म होगी। ठीक है ना। अब मैं उसके बाद काफी दिन से ढूंढ रहा था कि लोगों ने क्या क्या कमेंट दिए हैं, तो मैं इस नीति पे, शिक्षा नीति पे लोगों ने जो है क्या कहते हैं, अपने कुछ प्रश्न भी उठाए हैं। तो जो बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 2-3 प्रश्न जो है मैं आपके सामने रख देता हूं। ठीक है ना। मैं एक जो प्रश्न है वो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं कि नई शिक्षा नीति पर जो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क लगाया है वो ये लगा है कि द प्रोपोजिशन in the NEP which has caused the most speculation is that the mother tongue should be the medium of instruction up to class 5th wherever possible. The policy poses that reading and writing skill in other languages will be learned in grade 3rd and beyond, while the policy maintains that a language does not need to be medium of instruction. समझ रहे हैं? आपने ध्यान दिया होगा, वो कह रहा है यहाँ पे जो लगाया है कि मातृभाषा में होगा और किसी अन्य भाषा में आप जो है शिक्षा तीसरी के बाद देंगे, लेकिन जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, माने निर्देश देने के, जो माने जिसमें पढ़ाई के निर्देश दिए जाएंगे, ये लिखा द लैंग्वेज डज नॉट नीड टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन वो मातृभाषा इंस्ट्रक्शंस देने की लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि होगी। पहला क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड वन। अगर आप उसको मातृभाषा में निर्देश ही नहीं देंगे, मातृभाषा ही पढ़ाएंगे, तो वो बच्चा भी तो ऐसे ही पढ़ेगा, यार कल कुछ काम तो इसने आना ही नहीं है, इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दे सकते हम तो इसमें, जो निर्देश देने वो तो अंग्रेजी में ही देने, तो फिर वो क्यों पढ़ेगा मातृभाषा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन रेज्ड बाय द पीपल। ठीक है, जो रेलिवेंट लगा मुझे। दूसरा जो है, जो मैंने लिखा हुआ है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज दैट इंग्लिश एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू दोज हु कांट अफोर्ड प्राइवेट स्कूल। In November 2019, Andhra Pradesh Education Minister Adimulapu Suresh introduced English medium in all government schools as a scheme for a benefit of the poor, claiming that they were expanding the right to education to the right to an English education for all. ठीक है ना। ये मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चंस जो नई शिक्षा नीति पे, जिसमें मातृभाषा, क्षेत्र भाषा, बहुभाषा पे जोर दिया गया है, वहां मैंने आपको कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने चेंज नहीं किया। आंध्र प्रदेश में उन्होंने सारे सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया। ठीक है, तो अब ऐसे में बताइए ना, आपकी वो मातृभाषा अगर हम पढ़ेंगे और मातृभाषा की अगर हम आपको पे प्राइड महसूस करना है तो कैसे महसूस करें। ठीक है, इसके लिए ज्यादा बेहतर होता कि आपके देश की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जो आपके इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस होते हैं, आईईएस होता है, मेडिकल सर्विसेज होती हैं, अगर वहां आप इस बहुभाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा के महत्व को स्थापित करते तो स्वतः ही बच्चे इन चीजों को लेने लगते। लेकिन जब नौकरी के लिए जाएगा तब उसको अंग्रेजी आवश्यक होती, आती है भाई, आती है नहीं आती अंग्रेजी, तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, चल बाहर हो गया। तो केवल अंग्रेजी नहीं आने पे, अंग्रेजी नहीं बोल पाने पे अगर हम उनको नौकरियों से बाहर कर देंगे, चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, तो फिर ऐसे में आप जो है ये जो भाषा जिस पे ये क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कैसे उम्मीद करते हैं, ये थोड़ा सा जो है संशय वाली बात है। दूसरा जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो बहुत सारे लोगों ने उठाया, मैं उनको आपके सामने रख रहा हूं, उनका एक्सप्लेनेशन भी कर दे रहा हूं। यह है शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकना। ये एनईपी 2020 का उद्देश्य है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना है। दूसरी तरफ जो है इस शिक्षा नीति पर बड़ा जो आरोप लगाया है वो लगा है कि इसका अल्टीमेट उद्देश्य शिक्षा का निजीकरण है। ठीक है, मैं कोटेशन पढ़ दे रहा हूं। The sharpest criticism against the NEP has been that it would lead to the privatization of higher education, which is a denial of social justice. ये कह रहे हैं सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत आपने लिया है वो ये कह रहा है आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, the NEP aims to gradually phase out the system of affiliation to university in 15 years and grant autonomy to colleges, which will open the doors to privatization. माने ऑटोनोमस भी उन संस्थानों का, उन महाविद्यालयों का होगा जो निजीकरण को स्वीकार कर लेंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन है।
ठीक है, जो लोगों ने उठाया है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम व्यवसायीकरण को, शिक्षा के व्यवसायीकरण को बिल्कुल रोकने के पक्ष में नहीं है, इसको रोकने के पक्ष में है हम, ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होगा, और दूसरी तरफ जो है आप इस चीज को कर रहे हैं, तो इनका क्वेश्चन रेलिवेंट है। दूसरा ध्यान से सुनिए, दूसरा जो लगाया है, द गवर्नमेंट इज shying away from its own responsibility to provide quality higher education for all instead of following foreign university to enter। अब इसमें मैं उसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बता दूं कि 100 से अधिक जो है विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उनको भारत में प्रवेश दे दिया जा चुका है। अगर आप भारतीय शिक्षा देना चाहते हैं तो अमेरिका का विश्वविद्यालय आपको भारतीयता के अनुरूप शिक्षा कैसे प्रदान करेगा? वो यहाँ पर आएगा तो अपनी शिक्षा, अपने तरीके की शिक्षा और अपनी पद्धति की शिक्षा आपको प्रदान करेगा। दिस इज अनदर क्वेश्चन विच वॉज राइटली रेज्ड बाय द पीपल। ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपने जो है, ठीक है, आप अपने संस्थानों को इतना योग्य बनाएं कि वो दें आपको, ठीक है, चाहे आप उसको निजी क्षेत्र में करें चाहे सरकारी क्षेत्र में करें, ठीक है ना, हम इस पे कोई वो नहीं है। इसका मैंने एक सुझाव पीछे रखा भी है, मैं रखूंगा उसको। तीसरी बात ध्यान से सुनिए, ये क्योंकि संस्थानों के हैं, हमारे बड़े जो है हायर एजुकेशन के जो है जो संगठन है, फेडफुक्टा, फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन, दूसरा है डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, तीसरा है क्रांतिकारी युवा संगठन, चौथा है एसएफआई, और इसमें एक स्टेटमेंट में नंदिता नारायण का आपको बता देता हूं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। इन्होंने लिखा हुआ है कि नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी, इसको एनईपी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं कह रही हैं, बल्कि कह रही हैं इट इज नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी एंड ब्लूप्रिंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। The government has also been accused of using COVID-19 pandemic to pass a law when protests are not vocalized। इसीलिए ये कह रही हैं कि इन्होंने जो है कोविड-19 में जब कोई इसका विरोध नहीं कर सकता, आवाज नहीं उठा सकता है, तो इन्होंने जो है इस नीति को आनन फानन में ला दिया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस तरीके का, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन हमारे जो है संगठन है उच्च शिक्षा के जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक क्षेत्र हैं उनकी तरफ से। ठीक है, अब ये तो बातें मैंने व्यावसायिकरण की तरफ जो स्टेटमेंट मेरे सामने आए वो रखे, पर ये जो निजीकरण का, स्वायत्तता का प्रश्न काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन कोई सरकार उसको स्पष्ट नहीं ले पा रही थी। मैं अपना सुझाव दे रहा हूं कि प्रायोगिक तौर पर अगर आपको शिक्षा का निजीकरण करना ही है तो आप जो है 1 से लेकर और 5वीं तक जो 8 साल आपने रखे हैं, उन 8 सालों को निजी क्षेत्र को दे दीजिए पूरी तरह से। अगर निजी क्षेत्र का भी स्कूल रहेगा और पब्लिक स्कूल भी रहेगा और गवर्नमेंट स्कूल भी रहेगा, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई आएगा ही नहीं। आप एक कर दीजिए ना, हम कह रहे हैं निजी क्षेत्र में दे दीजिए। आपने वैसे ही कहा है कि 18 साल तक निःशुल्क शिक्षा होगी, हालांकि मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि ये निःशुल्क शिक्षा कैसे होती है। मैं तो, जो भी पेरेंट्स मुझे मिलते हैं वो कहते हैं हम तो बड़ी भारी भरकम फीस चुका रहे हैं। तो 18 वर्ष तक अब होगी, 14 वर्ष तक पहले है। राइट टू एजुकेशन है, निःशुल्क एजुकेशन कैसे मिल रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम है। मैं तो ये समझता था कि निःशुल्क, जब छोटा था ये समझता था कि निःशुल्क शिक्षा का मतलब मेरे पिताजी को, मेरे माता पिता को मेरी शिक्षा के लिए कोई एजुकेशन नहीं देनी पड़ेगी, मैं अपनी एबिलिटी के अनुसार जिस स्कूल में जाऊंगा वहां मुझे मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब ये मेरी समझ से परे है कि ये निःशुल्क कैसी है। अगर आपका विचार ये नहीं है जो मैं कह रहा हूं कि निःशुल्क शिक्षा नहीं है, पेरेंट्स को आप कर दीजिए ना, निजी कर दीजिए, ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फिर जो क्वेश्चन अभी आपके सामने मैंने रखे हैं, भिन्न भिन्न संगठनों के, भिन्न भिन्न लोगों के, उनमें दम है। सरकार को सोचना होगा कि सरकारी संस्थान नहीं होंगे तो निःशुल्क शिक्षा का औचित्य क्या है, आरटीई का औचित्य क्या है। ठीक है, क्या निजी क्षेत्र निःशुल्क शिक्षा देगा? कभी भी नहीं देगा। ठीक है, तो मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है सरकार से, एक इसी कड़ी में जिस दूसरी बात को मैं रख रहा हूं साथ में, कि अगर आपको भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद इत्यादि जो हमारी लाल फीता साई रेड टेपिज्म इत्यादि हैं समाप्त करना है, तो उसका सबसे बढ़िया समाधान है 2 चीज आप दीजिए बस। सरकार 2 चीजें प्रोवाइड करे। मैं ये कह रहा हूं कि आप खैरात मत बांटिए, वो सब्सिडी मत दीजिए, आप फ्री में राशन मत बांटिए, आप कपड़े मत बांटिए, किताबें मत बांटिए, आप 2 चीज करिए।
वो जो शिक्षण है, शिक्षा की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था, दो चीजें आप निःशुल्क करिए। मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यवसायी, कोई भी वेतनभोगी अगर उसकी तनख्वाह का आप 30% से 50% तक भी ले लेंगे निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा देने में, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि जो आज की डेट में सबसे ज्यादा खर्चा है, सबसे ज्यादा जो भय लोगों के मन में असुरक्षा का भाव है, वो शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देगा, महंगी होती जा रही है, और भविष्य में चिकित्सा कैसे लेगा। ठीक है ना, हम तो टीवी में जब ऐड देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, आपके बीमा वाले आते हैं, अरे आज ही ले लो, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, अगर तुमको कैंसर हो गया तो ये हो जाएगा, अब मर जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे हम पैसे का। लेकिन वो डरा डरा के आपको जो है आज ही ले लो, कल ही ले लो, इस तरीके की बातें आपके सामने रखते हैं। क्यों डराते हैं? क्योंकि आपके मन में असुरक्षा का भाव है कि चिकित्सा कैसे मिलेगी, बहुत महंगी हो गई है, बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे, बहुत महंगी हो गई है। और इसी कारण जो है, जो मैक्सिमम संचय, जो गलत गलत तरीकों से या किसी भी तरीके से पैसे जमा करने की जो प्रवृत्ति भारत में बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा, वो इसके कारण बढ़ा है। आप करिए ना निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा लीजिए, और एजुकेशन सेस और अलाना फलाना तो आप लेते ही हैं, आप उसको 30% करिए, 40% करिए। मैं कह रहा हूं कोई भी व्यवसायी जो कमा रहा है वो अपनी आय का 30%, 40%, 50% दे देगा, अगर उसे पता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसको बच्चों को शिक्षा, उसके बच्चों की शिक्षा नहीं रुकेगी, उसके बच्चों की चिकित्सा या उसके परिवार की चिकित्सा सेवा निःशुल्क उपलब्ध होगी, तो स्वतः देगा वो आपको। ठीक है ना। तो इस पे मतलब मेरा वह है कि यदि आपको भ्रष्ट आचरण ये रोकना है तो दो सेवाएं एक रूप से, अमीर हो गरीब हो, सबको एक रूप से मिलेंगे। ठीक है, तब बड़ा परिवर्तन संभव है। ठीक है ना, अदरवाइज जो है किसी बड़े परिवर्तन की बात आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, मतलब आप निःशुल्क दो चीजें दीजिए, चाहे वो क्या कहते हैं शिक्षा हो और दूसरी चिकित्सा, हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं, दो चीजें आप निःशुल्क दीजिए। 30, 40%, 50% वेतन भोगी का, व्यवसायी का, जो है किसी भी अन्य तरीके से जो कमा रहा है उसकी मंथली आय का आप 30%, 40%, 50% भी ले लेंगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन दो चीज आप निःशुल्क प्रोवाइड करिए। इन दो चीजों के चक्कर में सारा सिस्टम हमारा गड़बड़ाया सा लग रहा है। जो भ्रष्ट आचरण है, जो भ्रष्टाचार है, जो आनन फानन में किसी भी तरीके से पैसे संचय करने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस प्रवृत्ति पे अगर आपको अंकुश लगाना तो दो चीजें निःशुल्क करिए। लीजिए आप 40% लीजिए, इसमें किसी को शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मेरा विचार है, या मेरा जो एक्सपीरियंस जो लोगों से मिलके बात करने से होता है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। ठीक, फिर मैंने आपको यहाँ एक जानकारी और स्पष्ट करा रहा हूं कि आचार्य राममूर्ति की कमेटी बनी थी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी थी उसके रिव्यू के लिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, 2 लाइन मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। एज इट इज विच वॉज स्टेटेड बाय राममूर्ति कमेटी constituted for review of NEP 1986. He stated the private schools should be converted into common schools to remove social, economic, regional and gender disparities. ये राममूर्ति जी साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को कॉमन स्कूल में बदल दीजिए अगर आपको सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और जेंडर भिन्नताओं को समाप्त करना है। ठीक है ना। दूसरा, उन्होंने इसी कमेटी ने लिखा है कि प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी इन मदर टंग, और जो स्कूल हैं जिनको आप जो है अदर देन मदर टंग के पढ़ा रही हैं, भाषा में इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, पढ़ा रही हैं, शिक्षण कर रही हैं, उनकी ऐड बंद कर दीजिए। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा। इन्होंने जोर दिया है 86-90 में कि कॉमन स्कूल में कन्वर्ट कर दीजिए सारे पब्लिक स्कूल्स को। मैं आपके सामने बता रहा हूं, अगर जो है अगर इसमें गलती है तो बताइए। जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने लड़का लड़की दोनों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जो अफोर्ड कम कर सकते हैं वो अपने लड़के को पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़की को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है। और जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो अपने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में
अगर आप जो है केवल निजी क्षेत्र के लिए खोलेंगे, मैंने तो स्वागत किया है कि आप निजी क्षेत्र के लिए खोल दीजिए, बट अगर आप खोलेंगे तो हाउ यू फुलफिल द claim provision of Constitution of India to provide social justice, gender disparities and end of regionalism. ये जो आपने खत्म करने की बात संविधान में कही है वो किस प्रकार से होगी, ये सोचने वाली बात है। तो इस नीति के क्रियान्वयन से पूर्व जो सरकार है हमारी, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि एक बार जो है पुनः ये जो विद्वान लोग हैं, विद्वत लोग हैं, इन्होंने निष्पक्ष अपनी राय रखी है, पार्टी विशेष से हट के जो है देश हित में अपना पक्ष रखा है, रिमार्क किया है, तो उन रिमार्क्स को अवश्य कंसीडर करें, उन पर मंथन अवश्य करें। दूसरा जो है, तीसरा जो पॉइंट है, मैं ज्यादा नहीं उठाऊंगा, इसमें एक दो तीन पॉइंट और उठा रहा हूं बस। एनईपी 2020 का जो लक्ष्य है वो है टुवर्ड्स द रियल डेमोक्रेसी, क्योंकि मेरा फील्ड है तो मैंने ये पॉइंट जरूर उठाया कि 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो हमको नए लोकतंत्र की ओर ले जाएगी, वास्तविक लोकतंत्र की ओर ले जाएगी। अब इससे पहले अगर आप पढ़ लें, मुदलियर आयोग 92 की मैंने बात करी है, तो मुदलियर आयोग ने लिखा है साहब, आप सुन लीजिए क्या है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन faith and dignity, worth of every single individual, where the innate worthfulness can't be eclipsed either by economic, racial or social consideration. ये आपको बता रहा है कि लोकतंत्र क्या है, फेथ और डिग्निटी है, और इसमें एवरी सिंगल इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। आप केवल जो है क्या कहते हैं, आर्थिक या जनजातीय या सामाजिक आधार पर जो है रियल डेमोक्रेसी की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस जो मुदलियर आयोग का जो स्टेटमेंट है, मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो है अगर ये बात उन तक पहुंचती है तो इस स्टेटमेंट पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाना आवश्यक है, ठीक है। देन अब जो मैं आपको बता रहा हूं, अंत कर रहा हूं मैं, इसके साथ में मैं एंड की ओर जा रहा हूं। इतिहास का प्रोफेसर हूं, संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाता हूं। तो भारतीय संस्कृति की जो मूलभूत बात है वो ये है कि भारतीय संस्कृति पूंजी केंद्रित नहीं है, ये व्यक्ति केंद्रित है, ठीक है। और इसको हम अर्थ केंद्रित ना होकर मनुष्य केंद्रित, मानव केंद्रित कह सकते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े जोर शोर से इसको बोल भी रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारी संस्कृति व्यक्ति केंद्रित है, पूंजी केंद्रित, अर्थ केंद्रित नहीं है, तो हमको विशुद्ध भारतीय पद्धतियां विकसित करनी चाहिए, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि एजुकेशन के बारे में हमारा भारतीय प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। महाभारत कहता है विद्या के समान नेत्र नहीं है। सुभाषित रत्नदोष में लिखा गया है ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, ठीक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान को मोक्ष का मार्ग माना गया है। सा विद्या या विमुक्तये, ये विद्या ज्ञान मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग। और अगर आप इसके जो है प्राचीन भारत में वो पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो वो है सर्वांगीण विकास, चरित्र निर्माण, ठीक है, व्यक्तित्व का निर्माण, सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना, संस्कृति का संरक्षण, कौशल विकास, ठीक है ना। यानी कि हमारी प्राचीन भारत की जो शिक्षा है वो जीविकोपार्जन के लिए नहीं है, वो ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए है जो हर परिस्थिति में सर्वाइव कर सके। हु इज एबल टू सर्वाइव इन ईच एंड एवरी कंडीशन, वो किसी का मोहताज नहीं होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, वो अपनी संस्कृति का वाहक होगा, ठीक है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। अगर आप पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो पाठ्यक्रम सामान्य वेद, व्याकरण इत्यादि की बात होती थी, लेकिन 18 शिल्पों का हमको जिक्र मिलता है। और शिल्पों के नाम सुनिए क्या है, गायन, वादन, चित्रकला, गणित, यंत्र, गणना, कृषि, चिकित्सा, दिस इज शिल्प है, व्यवसायिक शिक्षा है वहां। लेकिन जिस रूप में हम आज देना चाह रहे हैं उस रूप में नहीं है, व्यक्ति को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि वो हर परिस्थिति में सक्षम, समर्थ बन सके, ठीक है। शिक्षा के केंद्र अब यूजुअली बोलते हैं गुरुकुल थे, वनों में होते थे, लेकिन सारे के सारे वन में नहीं होते थे, हर गांव के आसपास एकांत में स्कूल बना होता था, ठीक है। उसमें गुरु जो है, गुरुजी जो होते थे वो गृहस्थ आश्रम वाले होते थे, उनके बाल बच्चे होते थे,
वो निःशुल्क शिक्षा देते थे, शिक्षा व्यवसाय नहीं थी, लेकिन गुरुजी के भरण पोषण जीविकोपार्जन की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य तथा समाज का कर्तव्य होता था। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है कि अध्ययन एवं अध्यापन करने वाले आचार्यों के निर्वाह की उचित व्यवस्था करें। अग्रहार ग्राम दिए जाते थे, भूमि दान देते थे, दक्षिणा देते थे। ठीक है, गौतम और विष्णु हमारे बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा निःशुल्क शिक्षण प्रदान करने वालों के भरण पोषण की व्यवस्था राजा को करनी चाहिए, यानी कि राज्य को करनी चाहिए। ठीक है, मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि एजुकेशन इज नॉट एक्चुअली अ ट्रेड। ठीक है ना, इसको आप व्यवसाय के रूप में, प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड एजुकेशन देंगे तो आप योग्य नागरिक नहीं निर्माण कर सकते। जो शिक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट द रियल सिटीजन्स, ठीक है ना, एफिशिएंट सिटीजन्स, वो आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो अब मेरी समझ में ये जरूर आता है कि जब हम कागजों पे नीतियों को देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है, तब थोड़ा सा डाउट होता है। तो राधाकृष्णन आयोग की 2 लाइन मैं आपको पढ़ रहा हूं। उन्होंने, राधाकृष्ण आयोग ने तब बता दिया था कि आवर सेकेंडरी एजुकेशन इज रिमेन्स द वीकेस्ट लिंक इन आवर एजुकेशन मशीनरी। सेकेंडरी एजुकेशन को उन्होंने सबसे कमजोर कड़ी सिद्ध कर दिया था राधाकृष्णन ने 49 में, और लिखा कि नीड अर्जेंट रिपेयरिंग, तुरंत रिपेयर करना चाहिए। आज तक हम रिपेयर नहीं कर पाए हैं। एनईपी 2020 के माध्यम से उसको रिपेयर करने की कोशिश हो रही है शायद। ठीक है, लेकिन कितनी हो पाती है वो तो आगे आएगा। दूसरा, राधाकृष्णन ने लिखा हुआ है स्कूल शुड डाइवर्सिफाई इट्स आउटकम इन सच अ वे दैट मेनी चाइल्ड इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन रियल लाइफ बाय टेकिंग वेरियस जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेरी फ्यू वुड कंटिन्यू बियॉन्ड स्कूल्स। राधाकृष्णन जी साहब कह रहे हैं कि 12वीं तक बाहर निकलते निकलते बच्चा अपनी रियल लाइफ में इंगेज हो जाए या अपना स्वरोजगार प्राप्त कर ले, और केवल कुछ लोग ही उच्च शिक्षा को आगे बढ़े। उच्च शिक्षा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या आप सभी लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर बना देंगे, सारे जो है प्रोफेशनल्स हो जाएंगे? तो आप मुझे बताइए ना, आपका और हमारा जो शहरों में रह रहे हैं उनका सर्वाइवल किस पे है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फार्मर्स। जो कृषि में अतिरिक्त उत्पादन होता है उसको हम खाते, हम तो कुछ भी नहीं उगाते। क्या हम नोट खाएंगे? क्या हम पैसे खाएंगे? नहीं। तो सारे के सारे प्रोफेशनल्स हो जाएंगे तो खेती का काम कौन करेगा भाई? ठीक है ना। ठीक, तो जिस पे शहरों की, कस्बों की जो है, जो फाउंडेशन है, जो हमारी जो है भूमि है, नींव है, उस नींव के बारे में हम सोच ही नहीं रहे कि किसानी कौन करेगा। ठीक है ना, तो कृषि क्षेत्र को या कृषक को हम महत्व तो दे ही नहीं रहे। अगर इस धरती पर कोई सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अन्नदाता जिसको आप कहते हैं वो कृषक है, लेकिन आज आप अपने समाज में कृषक को क्या स्थान प्रदान करते हैं, उसको क्या सम्मान देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कृषक धीरे धीरे इसी प्रकार खेती करना छोड़ देंगे तो भविष्य में आप लोग, उनके पास सब कुछ होते हुए भी आप भूख से मरेंगे। ठीक है, हम लोग, मतलब मैं भी आपके साथ में शामिल होऊंगा। तो इसलिए इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। कृषि, मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे पास 8वीं तक कंपलसरी होती थी, और अब अगर आप ऐसे बोलते हैं कि भविष्य में बच्चा बोलेगा कि केला फैक्ट्री में बनता है, तो फिर वो गलत क्या बोलेगा जब वो केले का पेड़ देखेगा ही नहीं। तो ठीक, तो आप इस नीति से, इतना तो मैंने आपके सामने विचार रखा। थोड़ा सा इस नीति के बाद मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं कि एनईपी लागू करने से पहले हमको क्या अमेंडमेंट करने चाहिए। एक आक्षेप लगा है, चूंकि मैं टीचर हूं इसलिए उस आक्षेप पे जरूर बात करूंगा। ये आक्षेप लगा है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में लोग पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं। लेकिन आपने कभी उसके कारण को जानने की कोशिश नहीं करी। ठीक है ना, सरकारी स्कूल में सभी वर्गों के, तबके के बच्चे पढ़ सकते हैं, और जो मिस्त्री का काम कर रहा है वो अपने बच्चे को अपने मजदूर के बच्चे के साथ में नहीं पढ़ाना चाह रहा है। जो मिस्त्री से थोड़ा ऊपर ठेकेदार है, छोटा ठेकेदार, मुंशी जी, वो उसके साथ में नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। बाबू जो है पियोन के साथ नहीं पढ़ाना चाह रहा है, अधिकारी बाबू के बच्चों। तो इस तरीके से विभेद हो रहा है, चूंकि सरकारी स्कूल तो सबके लिए खुला हो, सब तबकों के लिए। तो एक बड़ा कारण है डाइवर्ट का उधर। दूसरा, सरकारी स्कूल में सब तबके के आते हैं, सब अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले आते हैं। ठीक है,
जो फीस माफ़ करवाते हैं, जिसकी फीस सरकार भरती है, जिनको सरकार और भी फैसिलिटीज़ देती है, तो उनके लिए जो है सरकार टाई कोट तो अनिवार्य नहीं कर सकती। अब उनको तो टाई कोट में भेजना है, तो वो कहाँ जाएंगे? अंग्रेजी स्कूल में। मैंने कभी भी ये ध्यान दीजिए कि सरकारी स्कूल में न भेजने के पीछे का उद्देश्य शिक्षकों की योग्यता नहीं थी, बल्कि वो सरकारी स्कूल का जो ढांचागत स्वरूप होता है और जो वहाँ के बच्चों का स्टैंडर्ड होता है भिन्न भिन्न तबकों का, उसके बीच में बचने के लिए लोग पब्लिक स्कूल की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्षमा चाहूँगा अगर इसमें अतिशयोक्ति होगी। दूसरा, हम पब्लिक स्कूल में अधिकांशतः शिक्षण कार्य वो करता है जिसको अन्य क्षेत्रों में सरकारी स्कूल में नौकरी नहीं मिलती है, या जिस छात्र को हम इस लायक नहीं समझते हैं कि वो शिक्षण कर सकता है, वो लेटर ऑन पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते बहुत अच्छा हो जाते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि वो उस समय, बट जब हमारे सामने वो होते हैं हम सोचते हैं यार ये कभी बोल पाएगा किसी के समय में, और लेटर ऑन 5-7 साल बाद वो बहुत अच्छा पब्लिक स्कूल का टीचर होता है, उसके पास ट्यूशन की लंबी लाइन लगी होती है। ठीक है, वो उसकी अपनी योग्यता है। ठीक, तो ये मैं जो है इस पे जरूर बात करूंगा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक बनने की परीक्षाएं जो पास नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं इस पे बहुत ज्यादा, तो और कई ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कुछ नहीं करेगा और नीति निर्माता बन जा रहा है। ठीक है, तो NEP 2020 स्वागत ही हो गया है, लेकिन इसके साथ ही मेरा एक जो है विचार है, एक वो है स्टडी है कि 2 चीजें आपको पहले लानी चाहिए थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि पूरे देश के लोग एक कानून को मानने को बाध्य हों। अगर आप NEP को लागू करेंगे तो कोई राज्य हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई वो बोलेगा, फिर ये उलझ के रह जाएगी पुरानी नीतियों की तरह। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब तक नहीं आता है पूरे देश के निवासियों के लिए, जब तक एक समान नागरिक संहिता नहीं आती है, तब तक जो है शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता लाना टेढ़ी खीर है। एक विचार ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ठीक है, पूरी भारत की जनता को उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको कुछ रेलिवेंट चीजें मिल पाएंगी। दूसरी, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, इस पे बहुत जरूरी है। जिस तरीके से जो है जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरीके से आप जो है व्यवस्थाएं बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट के लिए भी जनता को प्रयास करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी जनता को प्रयास करना चाहिए, और सरकार को भी इस प्रयास का साथ देना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपके सम्मुख रखूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नौकरशाही, आप ये बताइए ना, नीति निर्माता तो ठीक है आपके कौन है, मंत्रीगण संतरीगण, लेकिन नीतियों को असली जामा कौन पहनाता है? नौकरशाह। इनका क्रियान्वयन कौन करवाता है? नौकरशाह। वित्तीय नियंत्रण किसके हाथ में होता है? नौकरशाह, है ना। सारी चीजें तो नौकरशाही के हाथ में होती है। और नौकरशाही कैसी है आपकी? उनको आज भी जो है औपनिवेशिक चीजें बताई जाती हैं। जिस दिन वो जो है नौकरशाह बन जाते हैं, उस दिन से उनका जो बाहर का खोल होता है वो भारतीय जरूर होता है, लेकिन अंदर से वो अंग्रेज होते हैं। ठीक है ना। आज तक हम लोक सेवक को लोक सेवक की श्रेणी में नहीं रख पाए हैं, वो आज भी लोगों के मालिक बन के बैठे हैं। ठीक है, तो जब तक क्रियान्वयनकर्ता को आप भारतीय परिस्थिति, भारतीयता के अनुरूप नहीं ढालेंगे, तो वो आप कोई भी योजना बना लीजिए, उसमें कितनी भी भारतीयता भर लीजिए, उसका एग्जीक्यूशन वो अपने ही तरीके से करेगा। ठीक है, ठीक है ना। मतलब मैंने यहां एक चीज लिखी है कि नौकरशाही, अफसरशाही की जो औपनिवेशिक मानसिकता है, ठीक है ना, कॉलोनियल माइंडसेट जो है, वो उसको गड़बड़ा देता है, ड्वेल माइंड कर देता है। उस औपनिवेशिक माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, नौकरशाही में परिवर्तन करने की नितांत आवश्यकता है। उसके बगैर किसी भी योजना का आप 100% रिजल्ट नहीं पा सकते। एक सुझाव मैंने आपके सामने रखा, और शायद टाइम जो है काफी हो गया है, तो मैं अपनी बात को अंत करता हूं इसके साथ कि 1000 वर्षों के शासन काल में अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में भरा कि हम जो है नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, हम में नेतृत्व क्षमता नहीं है, हम आगे बढ़ के उद्यमी नहीं बन सकते हैं, हम आगे बढ़ के किसी कार्य का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं।
अक्षमता, असुरक्षा का भाव रखा, ठीक है। और इसके कारण हमने ज्यादा बढ़िया सुरक्षित समझा किसमें, अधीनस्थ बनने में, सबऑर्डिनेट्स बनने में, क्लर्क बनने में, ठीक है ना, इस तरीके की नौकरियां करने में हमने ज्यादा सुरक्षित महसूस किया, ठीक है। किस और आज भी आप देखिए ना, आप देखते हैं, आप में से कई लोग पेरेंट्स होंगे, मैं भी एक बच्चे का पिता हूं, तो क्या हम अपने बच्चे को कभी बोलते हैं यार बेटा ठीक है, अगर भविष्य में बनना हो तो एक ऑप्शन किसान बनने का भी है, एक ऑप्शन नेता बनने का भी है। सामान्य जो पेरेंट्स हैं, जो माने 99% जो लोग हैं, उन लोगों में जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को किसान या नेता बनने का सुझाव नहीं देता। क्या कहता है, बेटा डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है। अरे किसान क्यों नहीं बनना है, क्यों नहीं नेता बनना है? समझ रहे? तो ये कुछ जो सोच है हमारे, इस सोच में कहीं ना कहीं जो गुलाम मानसिकता की जो छाप है, जब तक हम उसको नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी योजना कितनी भी भारतीय रूप को लेके आपके सामने आएगी, आप उसका एग्जीक्यूशन कॉलोनियल माइंडसेट के हिसाब से ही करेंगे, ठीक। तो वांछित सफलता हमको नहीं मिलेगी, ठीक। तो अंततः हमारी भारतीय संस्कृति पूंजी केंद्रित नहीं है, व्यवसायिक भी बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं तो राजतंत्रों में भी जो राजपुत्र होते थे, उनके शिक्षण की व्यवस्था होती थी, उनको नीति का ज्ञान दिया जाता था, उनको शस्त्र अस्त्र का ज्ञान दिया जाता था, उसके बाद वो गद्दी संभालते थे। लेकिन अजीब विडंबना है कि हम आज कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम हैं और हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए योग्यता का कोई भी मानदंड नहीं है। आपको आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, 5वीं पास होना चाहिए, भर्ती होना है, 8वीं पास होना है। लेकिन अगर आपको नीति निर्माता बनना है, जनप्रतिनिधि बनना है, तो आपके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। पहला प्रश्न है, ये योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। दूसरा, इसके कारण नहीं होती है, योग्यता निर्धारित नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति बन जाता है, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, लेकिन उसके कारण वो कहाँ फंसता है? 2 जगह फंस जाता है। एक जगह, अब वो जो है जब मंत्री संतरी बन जाएगा, नीति निर्माता बनेगा, तो अब उसको सजेशन कौन देगा? नौकरशाह देंगे। तो नौकरशाह फिर उसको अपने हिसाब से घुमाते हैं, वो उस जाल में फंस जाता है। अगर जनप्रतिनिधि कुछ अच्छा करना भी चाहता है तो वो करने नहीं देंगे उसको, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारा जो माइंडसेट है, वो हम जैसे ही चुने जाते हैं, चुनने तक तो हम सामान्य आदमी हैं, जैसे हम चुने जाते हैं वैसे हम अंग्रेज बन जाते हैं। हम कहते यू इडियट इंडियंस, मतलब हम कहाँ पहुंच गए? फिर हम जो है वो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप जनप्रतिनिधि बने वैसे ही अब अंग्रेज हो गए, वैसे ही आप भारत की जमीन को छोड़ देते हैं। तो भारतीयता के अनुरूप काम कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना। तो इस चीज को, इस सोच को लाए बगैर एनईपी कितनी भी अच्छी हो, ठीक है, उसका पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा, उस रूप में नहीं मिल पाएगा जिस रूप में आप चाहते हैं। और फिर जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखे कि अलग अलग लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए हैं, वो प्रश्न सत्य साबित होंगे, ठीक है ना। तो इन बिंदुओं पर इस नीति का, नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन होने से पहले मंथन किया जाना अति आवश्यक है, ठीक है ना। इस पर विचार होना चाहिए, सार्वजनिक विचार विमर्श होना चाहिए। और 2 लाख नहीं बल्कि संपूर्ण देश से जो अभिभावक हैं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के माध्यम से आप जो है उनके पेरेंट्स तक पहुंचिए। ऑनलाइन आजकल आप जब क्लासेस पहुंचा दे रहे हैं, जहां नेटवर्क नहीं है वहां भी, तो आप जो है उन लोगों से भी सजेशन, सुझाव लीजिए, विचार विमर्श करिए। मैंने आपके सामने एक रखा है कि आप जो है ऐसी स्कूली निःशुल्क स्कूली शिक्षा दीजिए, निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा दीजिए। आप उस पर जो है लोगों के जो है वो करवाइए। क्या आप जो है 40% जो है अपनी आय का दे देंगे? सब स्वेच्छा से दे देंगे। तो आप उस पर विचार विमर्श कराइए, मंथन कराइए और भारतीयता के अनुरूप औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करके भारतीयता को लाने का प्रयास कीजिए। ये मेरा आपके सामने था। आप लोगों से भी हैं, आप लोग अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो है, पेरेंट्स आप लोग भी हैं, इस बात को आप रख सकते हैं, सरकार के सामने रख सकते हैं और इस प्रकार से जो है हम किसी चीज को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि मूल समस्या क्रियान्वयन में होता है। क्रियान्वयन जब होता है तो योजना के लक्ष्य जो है अपने लक्ष्य से दाएं बाएं चले जाते हैं।
तो अगर आपको एनईपी के लक्ष्यों पर रहना है और उसके अनुरूप ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसको आप विश्व गुरु बोले, तो आपको इन बिंदुओं पर, इन विचारों पर, इन तथ्यों पर विचार मंथन अवश्य करना चाहिए और करवाना चाहिए। इसके साथ जो है, मैं काफ़ी देर हो गई है, धन्यवाद दूंगा सोशल रिसर्च फाउंडेशन कानपुर को। मैंने ये 1-1.25 घंटे का जो है तैयार किया हुआ है, तो धन्यवाद आपको एक मंच देने के लिए। अपने मंच के माध्यम से अगर मैंने कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बात कह दी हो जो किसी को नागवार गुजरी हो, हालांकि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि 100% ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को उससे जो है चोट पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा एक शोधार्थी होने के नाते, क्योंकि हम हायर एजुकेशन में, मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ, तो जो मेरा काम है वो शोध करना है, और शोध के दौरान हमारे सामने जो जो विचार आते हैं वो किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि ये एक कंक्लूसिव जो है डाटा होता है जो पेरेंट्स, बच्चों और अन्य लोगों के माध्यम से हमारे पास आता है। तो उस माध्यम से मैंने आपके सामने बात रखी, और अपने बच्चे का मैंने एक सजेशन आपके सामने इसीलिए पढ़ा भी कि मेरे पास काफ़ी सुझाव उस पर आए थे, जो मुझे बेहतर लगा, जो मुझे लगा कि कन्वे करना चाहिए, वो मैंने आपके सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। All right, all right, all right. Okay, okay, okay.